दूसरा विषय है सैनिकों की आवास व्यवस्था का। सैनिकों की आवास व्यवस्था को लेकर के दोनों ने क्या काम किया, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो इन्होंने सैनिकों हेतु, सैनिकों के लिए सीरी का किला बनाया था। सीरी का किला बनवाया, जिसको हमने सबसे पहले जब चैप्टर शुरू किया था और मुख्य इमारतें पढ़ी थी उस समय इसका जिक्र किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सैनिकों के लिए सीरी का किला बनाया और जो सैनिक बस्तियां थी जिसको आपने गैरिसन शहर कहा था, गैरिसन शहर का निर्माण करवाया। सैनिकों के रहने हेतु सीरी का किला और गैरिसन शहर बसाए। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें इस सैनिकों की आवास व्यवस्था को लेकर के, तो इन्होंने देखिए जो पुराना शहर था जिसको दिल्ली ए कोहना या दहली ए कोहना, जिसको आपने कहा पुराना शहर, दिल्ली ए कोहना पुराना शहर को सैनिकों के लिए खाली करवाया, को सैनिकों हेतु खाली करवाकर वहां पर छावनी बनाई, अर्थात वहां पर सैनिक रहेंगे। अब सैनिक तो रहेंगे तो वो लोग कहां जाएंगे जो पहले यहां पर रहते थे, उनको कहा कि भाई आप शिफ्ट हो जाओ दक्षिण में देवगिरी करके जिसका नाम दौलताबाद रखा। यहां पर एक टॉपिक आता है राजधानी परिवर्तन। इसी मुद्दे के साथ उसने राजधानी परिवर्तन किया था और राजधानी परिवर्तन हुआ था दोस्तों दिल्ली से देवगिरी, जिसको दौलताबाद कहा गया। दिल्ली से देवगिरी, यहां पर आप लिख सकते हैं दौलताबाद। दौलताबाद दक्षिण में था, दिल्ली उत्तर में थी। अब इस राजधानी परिवर्तन के मसले पर कई लोग अलग अलग बयान देते हैं। कोई कहता है कि ये दिल्ली के लोगों को जो है वो दंड देना चाहता था, इसलिए उनको कहा कि आप दौलताबाद जाइए। किसी ने कहा कि नहीं, जो दौलताबाद था वो दक्षिण भारत में है और वो सेंट्रल स्थिति में था, उसका जो साम्राज्य का हिस्सा था। मान लीजिए अगर यहां पर देखिए, अगर मैं ये इंडिया का मैप, यहां पर दिल्ली है तो यहां पर दौलताबाद है, तो यहां से लोगों को यहां भेजा गया, लोग अपने सामान के साथ यहां आए। फिर किसी ने कहा कि आपने ये बहुत गलत कर दिया, तो उसने कहा ठीक है वापस दिल्ली आ जाओ। तो फिर वापस लोग यहां से दिल्ली आए, तो आने जाने में काफी लोग मारे गए और सम्राट की जो प्लानिंग थी वो भी हो गई असफल। तो पहली असफल योजना क्या थी, ट्रांस ऑक्सेना पर अटैक करने की, आक्रमण करने की। दूसरी राजधानी परिवर्तन की योजना, ये भी असफल रही। इसलिए देखिए आज हम कोई भी काम करते हैं उसमें अगर कंफ्यूज में रहते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि क्या आप भी दिल्ली से दौलताबाद कर रहे हैं। तो ये कहावत तब से चल पड़ी मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन से। प्रश्न बनता है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां परिवर्तित की थी, उसको आपको लेना है दौलताबाद। अगर देवगिरी आ जाए तो भी सही है, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। किसको खाली किया था, पुराने शहर को। हम पढ़ रहे हैं सैनिकों की आवास व्यवस्था को लेके सीरी का किला किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यहां पर ये दूसरी जो है दूसरा बिंदु यहां पर पूरा होता है दोनों की तुलना करने का। ये देखिए अगर हम इसको दिल्ली माने तो ये दौलताबाद है। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं और हमारा टॉपिक यही है तुलनात्मक अध्ययन। इसका अगला विषय लेते हैं खाद्यान्न समस्या, या फिर ऐसा कहें हम खाद्यान्न प्रबंध। अब खाद्यान्न प्रबंध किसके लिए किया जाता था, देखिए किसान जो है वो अपनी खाद्यान्न की समस्या का खुद समाधान कर लेता था, लेकिन खाद्यान्न प्रबंध की जो समस्या आती थी वो आती थी ज्यादातर सैनिकों के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन ने जो है स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था। इस खाद्यान्न प्रबंध और खाद्यान्न की समस्या का समाधान करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब आप जानते हैं दो नदियों के बीच की भूमि, और वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र में 50% कर लगाया, खाद्यान्न पर 50% कर लगाया, जिससे कि जो उपज है वो सीधा 50% राजा के पास, सुल्तान के पास आ जाए और सैनिकों की खाद्यान्न समस्या का समाधान हो जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही किया इसी क्षेत्र में, अर्थात इसी क्षेत्र का मतलब यही है दोआब क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में कर को बढ़ाया गया।
लेकिन इसको दुर्भाग्य ही कहे हम, दुर्भाग्य कहे कि इसी वर्ष अकाल पड़ गया। उसी वर्ष मतलब जब कर बढ़ाया गया था। देखिए इसी क्षेत्र का मतलब यहां से गंगा यमुना से समझिए आप, दोआब क्षेत्र से। उसी वर्ष अकाल पड़ने के कारण कर वृद्धि की योजना भी असफल हुई। अब इसको तो भाग्य ही कहेंगे कि अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं, लोगों के पास अनाज हुआ नहीं, तो टैक्स कहां से। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम पढ़े तो उन्होंने गंगा यमुना में दोआब क्षेत्र के अंदर जो कर वृद्धि की थी वो कर वृद्धि सफल रही और खाद्यान्न प्रबंध जो है वो सैनिकों के लिए अच्छा हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहे तो जब उसने कर बढ़ाया उसी वर्ष वहां पर अकाल पड़ गया, तो उसकी जो कर वृद्धि की जो योजना थी वो भी असफल हो गई। देखिए लगातार मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सारी योजनाओं में कैसे असफल हो रहा है। हालांकि बहुत योग्य था, साम्राज्य का विस्तार भी बहुत ज्यादा था, लेकिन योजनाओं के मामले में, उसको क्रियान्वित करने के मामले में कभी भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया और कभी स्वयं के जो कुप्रबंध और स्वयं की जो नाकामी इसके आड़े आ गई। अब खाद्यान्न प्रबंध के बाद में हम तुलनात्मक अध्ययन के अंदर अगले विषय पर चलते हैं। अब देखिए वेतन व्यवस्था को लेकर के, वेतन व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार नियंत्रण, इसको लेकर के जो योजनाएं थी दोनों की, उनमें क्या अंतर था। तो अलाउद्दीन के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। सबसे पहले इसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। सबसे पहली बात तो यह है, टिकता नहीं, अब आपको जमीन नहीं मिलेगी, सीधा पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलने के लिए उनके पास पैसा होना भी चाहिए, उसमें कहीं भी उनको ठगी महसूस नहीं हो। तो यहां पर उन्होंने देखो बाजार में वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए ताकि सैनिकों को सही दाम पर वस्तुएं मिल सके। वह बाजार में वस्तुओं के दाम निर्धारित हुए और जो बेईमान व्यापारी थे उनको दंडित किया गया। यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां से शुरू किए इसको, बेईमान व्यापारियों को, बेईमान व्यापारी जो थे, जो बेईमानी करते थे, उनको दंडित भी किया गया। लोगों के अंदर एक खौफ था। और वैसे भी अलाउद्दीन का जब भी नाम आता है तो बाजार नियंत्रण का सबसे पहले नाम दिया जाता है। अलाउद्दीन के एक जो काम थे उसके अंदर देखिए, सबसे पहले सैनिकों को उसने नकद वेतन दिया, बाजार में वस्तुओं के दाम निर्धारित किए और व्यापारियों को दंडित करना शुरू कर दिया, जो व्यापारी बेईमान थे उनको। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ये किया, लेकिन इसको करने से पहले ही उसकी जो पहली योजना थी वो इतनी गलत साबित हुई कि बाकी सारी उसकी जो प्लानिंग है वो धरी रह गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि सोने चांदी के स्थान पर एक टोकन मुद्रा, जिसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती धातु की थी, टोकन मुद्रा का प्रचलन किया। पहले देखिए सोने चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन इसने सस्ती धातु के सिक्के चलाए, जिसमें तांबा भी हो सकता था, शीशा भी हो सकता था। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने घर घर नोट बनाने शुरू कर दिए, सिक्के बनाने शुरू कर दिए, छापने शुरू कर दिए। जाली मुद्रा पर यह नियंत्रण नहीं रख पाया। जाली का मतलब होता है नकली। जाली मुद्रा पर नियंत्रण नहीं कर पाया, नियंत्रण नहीं रख पाया। अब जब जाली मुद्रा पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो लोगों ने घर घर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार में सिक्कों की बाढ़ आ गई, नकली सिक्कों की। अब लोग गए सम्राट के पास, क्या करें। तो सम्राट ने कहा भाई आज के बाद में जो ये जो टोकन मुद्रा है इसको हम बंद कर देते हैं। तो लोगों ने कहा जो हमारे पास सिक्के उसका क्या करेंगे। तो उसने कहा कि जो जाली मुद्रा, जो भी आपके पास टोकन मुद्रा है वो लाइए, उसके बदले में सोने चांदी के सिक्के ले जाइए। तो लोगों ने सारे जितने भी सिक्के थे साम्राज्य में जमा कराया, उसके बदले सोने चांदी के सिक्के ले गए। तो यहां पर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी धक्का लगा। तो ये जो टोकन मुद्रा वाली जो योजना थी
ये भी उसकी असफल रही। तो यहां पर कहेंगे टोकन मुद्रा की योजना असफल। अब आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभावान होते हुए भी यहां पर असफल हुआ, इसलिए इतिहास में उसको किन किन नामों से जाना गया। इतिहास में कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु, क्योंकि उसने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद भेजा, उसके सुख दुख का ध्यान नहीं रखा। रक्त पिपासु, पागल था, योजना लागू करते वक्त आगे पीछे नहीं देखता था। प्रतिभावान पागल, प्रतिभा बहुत थी लेकिन फिर भी वो पागल था। तो इतने नामों से इतिहास उसको याद करता है। योग्य होते हुए भी दूरदर्शी, कहीं ना कहीं दूरदर्शिता, रक्त पिपासु, पागल, प्रतिभावान पागल, ये नाम उसको इतिहासकारों ने दिए हैं। एक इतिहासकार है बदायूं। बदायूं ने लिखा इसकी मौत पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर लिखा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये कथन कई बार इतिहास के अंदर पढ़ने में आता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किस शासक के बारे में ये कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की जब भी आप तुलना करें, तो तुलना करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो जो विषय हमने चर्चा में लाया हूं मैं आपके साथ में, उनको एक नोट के रूप में व्यवस्थित करें। और यदि उसमें से छोटा प्रश्न लिखना है तो आपको सिर्फ पॉइंट लिखना है, बड़ा लिखना है तो विस्तार लिखना है। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना वाला टॉपिक हम समाप्त करते हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं, नवो एकेडमी लाया है आपके लिए वर्कशीट प्लान। तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए हमारे साथ। टेलीग्राम पे जब आप जुड़ेंगे तो हम जो स्टडी प्लान चालू करने वाले हैं उसमें आपको डेली वर्कशीट दी जाएगी। वर्कशीट पे बहुत अच्छा काम करने की हमारी योजना है और आपके सहयोग से हम उसको पूरा करेंगे। अब इस दिल्ली के सुल्तान वाला जो अध्याय है उसकी अंतिम कड़ी को हम इस मार्कर बोर्ड पर लेके आते हैं, आपके सामने उसको चर्चा में लाते हैं। 15वीं और 16वीं सदी में सल्तनत की बात करते हैं। तुगलक वंश के बाद में दिल्ली और आगरा पर दो प्रमुख शहर थे सल्तनत के, दिल्ली आगरा। और यहां पर देखिए पहले सैयद वंश का और 1526 तक उसके बाद में लोधी वंश का शासन रहा। हम बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, ये चैप्टर अब समापन की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली आगरा पर सैयद और लोधी वंश का 1526 तक शासन रहा। और 1526 के आते आते ये भारत का नक्शा है, कच्चा मानचित्र है, ये नॉर्थ है। और यहां पर देखिए ये उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर, यहां पर मध्य प्रदेश, मालवा, ये राजस्थान, राजपुताना, आपका ये बंगाल और ये पूरा दक्षिण भारत। यहां पर स्वतंत्र शासक अस्तित्व पे आ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि सल्तनत का जो सिक्का है अब कमजोर पड़ने लगा था। इनके नाम देख लीजिए आप, जौनपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये बंगाल आप समझते हैं, मालवा मध्य प्रदेश, ये राजपुताना राजस्थान और ये पूरा दक्षिण भारत। यहां पर स्वतंत्र शासक, यहां तक आते आते बहुत सारे शासक है वो स्वतंत्र हो गए थे। कौन कौन थे, कहां के थे, इनका जिक्र यहां पर जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इस परिदृश्य को समझना है। अब 1526 के बाद में जैसे ही मुगल काल शुरू होगा वो चौथे चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक राजा का जिक्र आता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है अफगान शासक था। बिहार, ये यहां पर ये जो इलाका है यहां से इसने अपनी सत्ता शुरू की और दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुआ, जिसको सूरवंश कहा गया। 1540 से 1545 उसने मुगल शासक हुमायूं को हरा करके राजगद्दी प्राप्त की थी। उसका जिक्र हम चौथे चैप्टर में करेंगे। यहां पर 1540 से 1545 तक उसका राज रहा। सूरवंश का कार्यकाल भी छोटा रहा, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हुए जिसको मुगल सम्राट अकबर ने भी अपनाया। देखिए 1540 से लगा करके 1555 तक ये जो 15 वर्षों का कार्यकाल है,
वो सूर्यवंश का कार्यकाल था। शेरशाह सूरी अफगान शासक, और उसके बाद के जो आए यहाँ पर हेमू विक्रमादित्य आता है, और हेमू के बाद में फिर वापस मुगल काल शुरू होता है। बीच में छोटा सा ब्रेक लग जाता है यहाँ पर 15 वर्षों का, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन को अपना एक कह सकते हैं हम आदर्श करके काम किया, उसके जो सिद्धांत थे उसको आगे बढ़ाया। और अकबर ने शेरशाह सूरी को, तो कहते हैं कि अकबर ने जो भी काम किया वो शेरशाह सूरी के कार्यों को ध्यान में रख करके, तो उसको कह सकते हैं अकबर का पूर्वगामी था ये। अकबर ने अपने सारे कामों में जो जो अच्छे काम थे शेरशाह सूरी ने, जैसे कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, उस समय डाक व्यवस्था का प्रचलन किया। तो छोटा सा यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। इस पार्ट में आपको यही समझना है कि 1526 तक आते आते, ये देखिए 1526 तक आते आते देखिए, पहले सैयद वंश और फिर लोधी वंश तुगलक के बाद में 1526 तक आते आते ये सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी, और कुछ राज्यों के नाम है जौनपुर, बंगाल, मालवा, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ इलाके स्वतंत्र होने शुरू हो गए थे। और उसके बाद में जो कालखंड है उसको मुगल काल के नाम से जाना जाता है। जो चौथे अध्याय की बात है उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे हम, लेकिन एक नाम आता है शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी बिहार का इलाका था, बिहार से लगा करके यहाँ पर वो दिल्ली का शासक बना था, मुगल सम्राट हुमायूं को हरा करके। बहुत छोटा कार्यकाल था लेकिन काम बहुत बड़े बड़े थे। ये जो कार्यकाल है 1540 से 1555 का, ये उस काल का नाम है जहां मुगलों से सत्ता कुछ काल के लिए सूर्यवंश के हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, नव अकेडमी आपके साथ है। सोशल साइंस का स्टडी आपको तनाव मुक्त होकर के करना है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम पर जो नंबर आपके सामने पट्टी पे चल रहे हैं वीडियो लेक्चर के दौरान, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नव अकेडमी में आप इसी तरह से बने रहिए, अपने फीडबैक जरूर भेजें, और आपके जो भी मित्र हैं जो सोशल साइंस एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ते हैं उनको नव अकेडमी से जोड़ने का काम करें। धन्यवाद।